हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे हाई जाता है, कैसे लो जाता है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ये मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि जीडीपी क्या होता है। ओके, तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना रैंक है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए, अब देखिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे सेक्टर, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसको हमने तीन टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वाला बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले हमने उसको एक्टिविटी पे किया है। उसके बाद फिर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मतलब वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। ओके, ये तीनों टर्म हम लोग एकदम अच्छे से डीप में देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी भी कि मतलब ये एक्टिविटी पे बेस है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इसमें फर्स्ट है दैट इज प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर इकोनॉमी विच इज कंसर्न विथ और रिलेटेड टू प्राइमरी इकोनॉमी। इट मीन्स माइनिंग, क्वेरिंग, फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ये कुछ प्राइमरी सेक्टर्स के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब कैसे आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने अपना कुछ खुद का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। अब देखिए जैसे फार्मर गांव में कैसा उसके पास खेत है, फिर उसने उसमें बीज डाला, फिर वहाँ पे फिर कुछ उगा, उसके बाद फिर उसने उसको काटा, फिर काटने के बाद फिर उसने मार्केट में जाके उसको बेचा, तो फिर ये कैसा हो गया, वो सब काम खुद कर रहा है, अपने से कर रहा है, इसीलिए दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनिंग में इतने सारे मतलब लेबर लोगों की ज़रूरत रहती है कि नहीं। तो वहाँ पे फिर अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिशिंग की, और जैसे फॉरेस्ट्री। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे आप मतलब खुद काम कर रहे हैं, ओके, आपके मतलब आप अपना खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अब देखिए अब इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर रिक्वायरमेंट्स। ओके, देखिए प्राइमरी सेक्टर के लिए ज़्यादातर लैंड ज़्यादा चाहिए, मतलब आपके पास ज़मीन अच्छा खासा होना चाहिए, उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा चाहिए। अब देखिए आप लोगों ने अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो फिर एग्रीकल्चर में कैसा, उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए, हार्ड वर्क ज़्यादा चाहिए, और उसमें कैसा प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि, तो अब मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने गेहूँ उगाया, ठीक है, गेहूँ उगाने के बाद फिर उसने वो उसके लिए क्या चाहिए, हार्ड वर्क ज़्यादा चाहिए। फिर वो क्या करेगा, गेहूं को मार्केट में जाके बेचेगा। अब फिर देखिए इसका कुछ फिक्स रेट नहीं रहता, ये सब जो रेट रहते हैं तो फिर कभी ऊपर तो फिर कभी नीचे। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फार्मर रहता है उसने जितना मतलब इन्वेस्ट किया है उसको उतना उसका नहीं, मतलब उतना वो ऑप्टेन उसको नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉस में चले जाता है। तो देखिए उसने क्या किया, उसके पास लैंड है, हार्ड वर्क भी उसने किया, लेकिन उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। ये सब चीज़ों में प्राइमरी सेक्टर में उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। लेकिन देखिए प्रॉफिट कम मिलने के बावजूद भी हमारे इंडिया का 50 to 60% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है। देखिए प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे कोई भी मतलब आदमी, इसके लिए कोई मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी वजह से कोई भी आम आदमी इसको स्टार्ट कर सकता है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, प्राइमरी सेक्टर में वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। हमारी ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन इस प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है, तब भी हमारे जीडीपी में सिर्फ 17.32% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो सिर्फ 17.32% हमारे इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए 50 to 60% पॉपुलेशन मतलब एक हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 17.32% हमारे इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर। ओके, आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में अच्छे से आया होगा समझ में क्या होता है। ओके, अब देखिए दूसरा टर्म है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सेक्टर इन द थ्री सेक्टर्स थियरी विच डिस्क्राइब्स अ रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट encompasses the industries which produce a finished usable product or are involved in construction। अब देखिए कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गेहूं का। अब देखिए फार्मर ने गेहूं उगा दिया, ठीक है, गेहूं उगाने के बाद अब उसका आटा बनेगा, तो आटा कहाँ बनेगा, फिर आटा कहाँ बनेगा, चक्की में बनेगा। तो देखिए चक्की जो है वो आ जाता है
सेकेंडरी सेक्टर में देखिए कोई भी ऐसा चीज़ या फिर इंडस्ट्री, देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, ये सब जो होते हैं ना इंडस्ट्रीज, ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा चीज़ जो मतलब प्राइमरी सेक्टर के सामानों को एक कंस्ट्रक्शन करके उसको मतलब अच्छे से मॉडिफाई करके हमारे यूज़ के लायक बनाता है। जैसे गेहूँ फिर फार्मर, गेहूँ किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में, फिर प्राइमरी सेक्टर से फिर वो किस में जाएगा, चक्की में जाएगा गेहूँ, तो चक्की क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। देखिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। फिर गेहूँ किस में गया, चक्की में, फिर चक्की में क्या बना, आटा बना, फिर आटा हमारे पास, चक्की ने उसे क्या बना दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसको क्या बना दिया, हमारे यूजेबल के लिए, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सके, है कि नहीं। गेहूँ तो नहीं खा सकते हम लोग डायरेक्टली, उसका आटा ही खाएंगे ना, आटा का फिर क्या बनेगा, रोटी बनेगा, है कि। तो ऐसा पूरा मतलब प्राइमरी सेकेंडरी ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। जो भी मतलब इंडस्ट्रीज होती है, मिल्स होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और इसके लिए सेकेंडरी सेक्टर में कैसा, सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट। आपको फैक्ट्री डालना है तो फैक्ट्री के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा चाहिए ना, तभी मतलब आप कैसे कोई ऐसा वैसा मतलब, इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए आपको सेकेंडरी सेक्टर के लिए। इसके लिए देखिए सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन इसमें काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब इंडस्ट्रीज है तो कैसे काम उसमें सब जल्दी जल्दी होता है। इसके वजह से देखिए करंटली सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25.33% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। अब देखिए इसमें ये हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है ये हमारे इंडिया के जीडीपी में 25.33% ऑफ कंट्रीब्यूशन किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का। अब देखिए हमने सबसे पहले देखा था प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की आधी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में बिजी है, प्राइमरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ वो 17% ही मतलब हमारे इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कैसा हार्डवर्क ज़्यादा चाहिए वो सब तब भी लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें ऑलमोस्ट मतलब उतने लेबर्स की ज़रूरत नहीं, उतना हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये हमारे 25.33% ऑफ इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गए, फिर मिल्स हो गए, जो भी मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो सब किस में आते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं वो सब चीज़। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कोई चीज़ को हमारे यूजेबल के लायक बना देता है उसको हम लोग डाल देंगे सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, तो आई होप आपको सेकेंडरी सेक्टर के बारे में सब कुछ अच्छे से आया होगा समझ में। अब हम लोग अपने थर्ड टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। ये क्या होता है, द tertiary sector of the economy generally known as the service sector is the third of the three economic sector of the three sector theory. The service sector consists of the प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये जो टर्सरी सेक्टर है इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखिए टर्सरी सेक्टर में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको पैसा देना पड़े। अगर आप लोग किसी को पैसा दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐसा लेते हैं कि आप कहीं शॉप पे गए, आप कोई दुकान पर गए, आपने शॉपकीपर को पैसे दिए, ठीक है, आपने शॉपकीपर को पैसे दिए, पैसे आप दे रहे हैं, है कि नहीं, पैसे आपने उसको दिया तो बदले में फिर वो आपको क्या देगा, कुछ गुड्स देगा, गुड्स सामान देगा, तो गुड्स है कि नहीं, वो आपको कुछ सामान दे रहा है, आपने उसको पैसे दिए तो उसने कुछ सामान दिया, तो ये हो गया टर्सरी सेक्टर। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं सैलून का, ठीक है। सैलून में आप लोग गए, ठीक है, बाल कटाने के लिए आप लोग एकदम अच्छे से सैलून में गए, तो सैलून वालों को हमने पैसे दिए, उसने हमें क्या दिया, कुछ दिया नहीं, उल्टा उसने हमारा ले लिया, बाल ले लिया, है कि नहीं। लेकिन तब भी देखिए उसने पैसे लिए तो वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, हमारे बालों को अच्छे से काट रहा है कि नहीं, सेट कर रहा है हमारा मतलब फेस, ताकि एकदम अच्छा दिख सके, बाल एकदम स्मॉल स्मॉल रहेंगे, है कि नहीं, तो कैसा फेस अच्छा दिखता है, तो वैसा, तो उसने हमें क्या दिया, सर्विस दिया। अब आप लोग जैसे कोई मतलब जैसे आप लोग प्लेन में जाइए, अब आपको मतलब कहीं और पे जाना हो तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, और भी रूट्स है, ओके। तो आप लोग वहाँ से, अब मान लीजिए आप लोग प्लेन में गए, ठीक है, प्लेन में गए तो आप लोगों ने क्या किया, प्लेन वाला जो भी रहेगा आपने उसको पैसा दिया, है कि नहीं, टिकट लिया उससे, लेकिन उसने कुछ दिया क्या, आपको क्या दिया, सिर्फ एक वो दिया ना, टिकट, ये ले भाई, कागज़ का एक वो दे दिया, ये लो टिकट, जाके वहाँ पे दिखा देना। और प्लेन वाला आपको क्या दे रहा है बदले में, आपको क्या दे रहा है,
आपको सर्विस दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। देखिए कोई भी ऐसा जगह जो आपने जिसको पैसे दिए, अगर वो आपको कुछ गुड्स दे रहा है, सामान दे रहा है, या फिर कोई सर्विस दे रहा है, मतलब सुविधा आपको कोई दे रहा है, सुविधा दे रहा है। अब मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, ओके, तो जो टूरिस्ट एजेंसी जो रहता है, आप लोग वहाँ पे जाके क्या देंगे, पैसे देंगे। आपने उसको पैसे दिए, बदले में उन लोग क्या देंगे आपको, आपको सर्विस देंगे, सेवा देंगे, आपको दूसरे देश ले जाएंगे, दूसरे स्टेट ले जाएंगे, आपको घुमा फिरा कर फिर वापस लेके आएंगे। तो ये क्या हो गया, उनका सर्विस हो गया। और ये सब किस में आता है, ये सब आ जाता है सर्विस सेक्टर में। हमारा पेट्रोल पंप, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ जाते हैं सर्विस सेक्टर में। अभी आप लोग पेट्रोल पंप पे जाइए, ठीक है, पेट्रोल पंप ने, आपने पेट्रोल पंप वाले को पैसा दिया, तो बदले में उसने क्या दिया आपको, पेट्रोल दिया, हम तो वो फिर किस में आ गया, टर्सरी सेक्टर। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में आपने मतलब ट्रांसपोर्ट वालों को दिया पैसा। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन का लिंक, देखिए ये टर्सरी सेक्टर का भी लिंक डायरेक्ट किसके हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर से। मैंने आपको पहले प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लिंक क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्या लिंक है। अब देखिए सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर में सामान बना, मैन्युफैक्चर हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे सामान बने, ठीक है। अब वो सामान को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रक चाहिए, तो ये ट्रक किस में आ गया, टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रक वाले को, अब ये मतलब जो फैक्ट्री वाले हैं या फिर इंडस्ट्री वाले हैं, उन लोग ट्रक वाले को पैसे देंगे, है कि नहीं, और ट्रक वाला उन्हें क्या देगा, सर्विस देगा, क्या देगा, सर्विस देगा। तो उसके और फिर ये ट्रक वाला सब सामान ले जा, मतलब सब जगह एक्सपोर्ट करेगा, सब जगह मतलब जा जा के देगा। तो उस देखिए, तो फिर समझिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों एक हिसाब से, तीनों एक तीनों एक दूसरे से लिंक है, तीनों एक दूसरे से कैसे हैं, लिंक है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ये सब जैसे प्लेन सर्विस, बैंक सर्विस, रेल सर्विस, ये सब कैसे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे टर्सरी सेक्टर में। अब देखिए टर्सरी सेक्टर में जो होता है, अगर आपने किसी को पैसे दिए, बदले में वो आपको गुड्स दे रहा है, कुछ सामान दे रहा है, या फिर आपको कुछ सर्विस दे रहा है, कुछ आपको सर्विस दे रहा है, तो उसी को गुड सर्विस हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी गुड्स और इसी सर्विस पर टैक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी क्या होता है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीएसटी के, इसमें भी मतलब बहुत डीप में है ये, बहुत मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं जीएसटी। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इसी पे क्या करती है, टैक्स लगा देती है गुड्स और सर्विस पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ओके, तो हमारा दूसरा है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो, ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ सेक्टर वेयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। In case they work more, they are paid overtime. The employees get paid leave, PF, मेडिकल एक्सेट्रा। अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना कोई भी काम होता है वो एकदम शेड्यूल्ड रहता है, मतलब उसका टाइमिंग, उसका रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसी सब एकदम फिक्स रहती है, और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रहती है। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी ज़्यादातर होते हैं ना, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है। अभी आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को मतलब ये मिल रहा है सर्विस, आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो आप लोग का फिर मतलब अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, आपको कहीं पे जाना है, तो आपको कैसा, रेल का कुछ नहीं देना पड़ेगा, भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, प्लेन का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो मतलब आपको एक फिक्स, आपका सब कुछ फिक्स रहेगा, आपका सैलरी फिक्स रहेगा, मतलब आपको एक महीना, जैसे आपका एक महीना हुआ आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा, फिक्स है। बिकॉज ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे जो भी काम होता है गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और यहाँ पे सब कुछ एकदम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रेगुलेशन सब एकदम अच्छे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए ये ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट भी हो सकता है, और इवन ऑन कैसा, प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट में देखिए जो भी मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, वो जो बड़ी बड़ी
कंपनीज़ होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो सब में अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग टाटा का। जो हमारी इंडिया में जो टाटा कंपनी है उसमें वो भी कैसा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन वो कैसा है प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब उसमें भी आप लोग अगर काम करेंगे ना तो उसमें भी आपको महीने का अगर आपका इतना सैलरी फिक्स है तो आपको उतना सैलरी मिलेगा, प्लस आपका पीएफ कटेगा, पीएफ कटेगा प्लस आपको मतलब वहाँ पे हेल्थ की आपसे आपके मतलब हेल्थ से रिलेटेड, अभी मान लीजिए आप मतलब काम कर रहे हो फिर अचानक से आपको कुछ हो गया तो कैसा वो पूरा आपका खर्चा जो रहेगा ना वो पूरा मतलब कंपनी देखेगी। अभी आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आपका हेल्थ ख़राब हो गया है, आपको कुछ हो गया तो आपके हेल्थ का जो भी खर्चा आएगा वो पूरा गवर्नमेंट देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अगर आपने और अगर आपको अर्जेंट कहीं पे जाना है, आपको छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए एक मतलब आपको अगर छुट्टी चाहिए 1-2 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए, तो कैसा आप लोग जब छुट्टी पे जाएंगे ना तो आपके सैलरी में से तो आपका सैलरी रिड्यूस नहीं होगा, आपका जितना सैलरी रहेगा आपको उतना ही मिलेगा। बिकॉज ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब कुछ फिक्स रहता है। ओके। और अगर आप लोग ओवर टाइम कर रहे हैं कहीं पे, आप लोग कहीं पे ओवर टाइम मतलब आप अपने ही ऑफिस में अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे किया जाता है, आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है फॉर ओवर टाइम। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है। अब देखिए इस समय कोरोना के टाइम पे मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जिनका जॉब मतलब चले गया, उनको मतलब जॉब से हटा दिया गया। तो वो सब कैसे थी? वो सब अनऑर्गेनाइज था, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था वहाँ पे, कुछ फिक्स नहीं था वहाँ पे। लेकिन अब देखिए जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन लोग गवर्नमेंट जॉब से आपको हटा नहीं सकते डायरेक्टली, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अच्छे से आया होगा समझ में। दूसरा बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो अनऑर्गेनाइज है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये ऑर्गेनाइज का टोटली अपोजिट है। मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है। Unorganized sector is a sector which is generally not governed by rules and regulations that are laid down by the government regarding the conditions of employment. Jobs in the unorganized sector are very low paid, no paid leaves, पीएफ, हॉलीडेज एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़। मतलब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर का टोटली अपोजिट रहता है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ सैलरी फिक्स नहीं है, आपको मतलब आपके अकाउंट में टाइम टू टाइम सैलरी आएगा, ये सब कुछ फिक्स नहीं है। प्लस आपका पीएफ कटेगा, उसका कुछ फिक्स नहीं है। प्लस आप जब छुट्टी लेंगे तो इन लोग आपका सैलरी रिड्यूस कर देंगे। ये सब जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ये ज़्यादातर ये गवर्नमेंट लीड नहीं करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी गवर्नमेंट लीड नहीं करती है। गवर्नमेंट का जो भी काम रहता है वो पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर में चलता है। ओके। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब प्राइवेट लोग चलाते हैं। ओके। ये सब प्राइवेट में आ जाता है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके। तो ये था फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टी पे, बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब कौन चला रहा है उसको, उसका ओनर कौन है उस पर्टिकुलर सेक्टर का, मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, मिल्स का, फैक्ट्रीज का, मतलब ओनर कौन है, किसके अंडर में वो चल रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। फर्स्ट, द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी समटाइम्स रिफर टू एज द सिटीजन सेक्टर विच इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट ग्रुप्स। अब देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है ना ये भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत इसका विचुअल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा मतलब कोई भी अगर आम आदमी उसका मतलब जैसा कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं हो गया, मैं मतलब किसी इंडस्ट्रीज़ का, मैं मतलब अगर किसी इंडस्ट्री का ओनर हूँ। ओके। तो वो फिर किस में आ गया? प्राइवेट सेक्टर में आ गया। ओके। तो कोई भी अगर मतलब आम आदमी का कोई मान लीजिए फैक्ट्री है या फिर और कोई इंडस्ट्री है, वो मतलब खुद उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसको खुद चला रहा है कि नहीं, लेबर्स रखा है। ओके। तो ये सब किस में आ जाता है? प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी composed ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइजेस, इट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट कंपनीज। इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड नहीं होते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो भी काम होता है पूरे गवर्नमेंट के ऑथराइज में होता है। ये सब कुछ इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, इसको पूरा गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। ओके। तो ये था पूरा हमारा मतलब
इंडियन इकोनॉमी के बारे में, हमारा इंडियन इकोनॉमी कितने सेक्टर होते हैं और कैसे काम करता है एक हिसाब से, ये सब चीज़ें मिलाकर हमारी इंडियन इकोनॉमी ऐसे चलती है। ओके, अब देखिए टॉप 10, अब मैं आपको मतलब ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब हमारे इंडिया का रैंक कितना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारे इकोनॉमिस्ट कंट्रीज, मतलब जिसका इकोनॉमी बहुत हाई है, हमारे इंडिया का रैंक कितना है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ओके, वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा उस देश का, यूएसए का इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है पैसे। ओके, यूएसए हो गया, फिर दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे जापान हो गया, चौथे पे जर्मनी आता है, पाँचवें पे आता है यूके आता है, और छठे पे आता है इंडिया। 6 नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ओके, इंडिया भी हमारा टॉप 10 इकोनॉमिस्ट कंट्रीज़ में आता है। 6 नंबर है हमारे इंडिया का। इवन ऑन हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमी के मामले में, फ्रांस का नंबर है 7 नंबर है। ओके, तो ये है हमारे इंडिया मतलब कैसा ग्रोथ हो रहा है फ़िलहाल। ओके, 6 नंबर पर आ चुकी है। हमने फ्रांस जैसे देशों को जो इतने डेवलप है, हमने उसको पीछे कर दिया है इकोनॉमी के मामले में। ओके, तो ये था हमारा पूरा वीडियो। ओके, इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको एक रफली इंफॉर्मेशन हो गया होगा अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो फिर चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।